तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। हम लोगों ने हिस्ट्री का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर 3 और पेपर 4 ऑलरेडी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हिस्ट्री में इंग्लैंड का हिस्ट्री था और वो पेपर 3 में था मिडावल इंडिया के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हम लोगों ने ये दोनों का पूरा कॉन्सेप्ट ये पूरा क्लियर हो चुका है, पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। आप अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो मतलब कि समझ में आ जाएगा। ये स्पेशली टीएमबीयू यूनिवर्सिटी के लिए हिस्ट्री ऑनर्स का स्पेशली एक न्यू बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वहां से हिस्ट्री ऑनर्स का आप सब देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। आज से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसका फुल्ली डिटेल से एकदम डिस्क्राइब करके हम यहाँ पे आपको बता देंगे। आपको वहाँ आंसर राइटिंग वाला आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। पूरा का पूरा 7-8 पेज जितना पेज का है, वहाँ से आप पूरा का पूरा देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली मेन काम होता है समझाने का, तो हम यहाँ पे आपको समझा देंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो लिखने वाला काम आप वहाँ से वेबसाइट से आप देख के कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें। हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें। आज उसी के बारे में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी आप चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और बस इतना ही। तो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें। प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें मतलब प्रधानमंत्री क्या करता है, नहीं करता है, उसकी शक्तियां क्या है, उसका शपथ कैसे होता है, उसका क्या क्या नियंत्रण करता है, सारा चर्चा आज हम लोग इस वीडियो पे आज हम लोग करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। हम आपको अच्छे से फिर से डिटेल से बता देंगे, डिटेल से बता देंगे। जो भी नए हैं चैनल पे, जो पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या नहीं पसंद आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें, यही हम लोग का आज का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग 2-3 चरण में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2-3 चरण में आज हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश में शासन को चलाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक हेड का जरूरत होता है। वैसे तो हमारे संविधान में हेड राष्ट्रपति को कहा जाता है, राष्ट्रपति हेड होता है संविधान का, लेकिन असली जो शक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। राष्ट्रपति सिर्फ वो स्टाम्प नहीं होता, मतलब कि ठप्पा लिया, मोहर मार दिया, ऐसा करके बस हो गया। तो राष्ट्रपति का बस वही काम है, समझ लीजिए मोहर है राष्ट्रपति। जब तक उसको कोई उठा के इंक में डाल के कोई ठप्पा नहीं लगा देता तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही काम राष्ट्रपति का है। और जो उठाने का मोहर को जो उठाने का काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ही संविधान का असली वास्तविक जो है रनिंग करता है, संविधान का असली मतलब नियंत्रण करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बोले आपको, सबसे पहले बोले कि हमारे भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में एक हेड की आवश्यकता होती है। उस हेड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का सृजन किया गया। वैसे तो सिर्फ इसके बारे में ये आर्टिकल 74 में ये कहा गया है। आप कॉपी पेन लेके रेडी रहिए, जहां जहां जरूरत होता है वहां आप लिखते रहिएगा। आर्टिकल 74 में सिर्फ इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री पद होगा, मंत्रिपरिषद पद होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया ही जो है प्रधानमंत्री होगा। बस इतना ही कहा गया आर्टिकल 74 में, उससे ज्यादा मतलब कि प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा जिक्र विक्र नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 74 में क्या, आर्टिकल 74 में ही प्रधानमंत्री का पद का व्यवस्था है। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री का पद का व्यवस्था है, ठीक है। तो आर्टिकल 74 में ये बोलता है, आर्टिकल 75 बोलता है कि मंत्रिपरिषद का एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति का सहयोग के लिए बनाया जाएगा, वैसा मंत्रिपरिषद है। देखिए इसका तुलना जो ब्रिटेन से करता है। तो ब्रिटेन एक अलिखित संविधान है, वहाँ लिखित विखित संविधान नहीं है। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो
चलते आ रहा है, वहाँ लिखित नहीं है कि यहाँ पे एक प्रधानमंत्री होगा नहीं होगा। लेकिन जबकि वहीं भारत की ओर अगर हम रुख करते हैं तो भारत में हम पाते हैं क्या कि संविधान में वर्णित है प्रधानमंत्री का पद। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद भारत में संवैधानिक पद है, ठीक है। ब्रिटेन में ये संवैधानिक पद नहीं है प्रधानमंत्री, लेकिन इंडिया में संवैधानिक पद है। यहाँ से आप अपने आंसर का स्टार्टिंग करेंगे कि संवैधानिक पद इंडिया में संवैधानिक पद प्रधानमंत्री है, जबकि ब्रिटेन में ये पद संवैधानिक नहीं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन, उसका सब कुछ का कुछ खास व्याख्या हम लोग का संविधान नहीं करता, कुछ खास व्याख्या नहीं करता। सिर्फ आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 में ये बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का वो करेगा, पद देगा। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा। शपथ दिलाएगा का क्या मतलब है? मतलब कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्त करेगा। शपथ के बदले नियुक्त भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, ठीक है। बस इतना ही है। इसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा जिक्र हमारा संविधान नहीं करता, बस इतना ही जिक्र करता है। तो इसका जैसे कि भूमिका का वर्णन करें, भूमिका में हम लोग उसका शक्ति के बारे में मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसका शक्ति कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसका शक्ति मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। तुम चलो प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, ऐसा राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो किसको प्रधानमंत्री बना सकता है? प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा का जो पार्टी का जो दल होता है, जिसमें जो विजेता दल होता है, उसका नेता बनता है प्रधानमंत्री। मतलब कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा का जीता मतलब कि जो विजय हो गया, जीता दल का नेता होता है। लोकसभा में जो जीतता है उसका वही दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसका। तो राष्ट्रपति सबको नियुक्त नहीं कर सकता, जो लोकसभा में जो जीता दल होगा उसका नेता ही प्रधानमंत्री के पद पे जाएगा। ये हमारा संविधान यही कहता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा भी सकता है, हालांकि जब तक लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त होगा प्रधानमंत्री को हटाया नहीं जा सकता। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छा से। और एक बात, यदि लोकसभा में कोई भी दल जीतता नहीं है का मतलब ये है कि कोई भी एक को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है अपना विवेक से, अपना समझबूझ से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। या तो गठबंधन का दल का नेता को वो बना देगा, प्रधानमंत्री बना देगा, या फिर वो अपने स्वविचार से अपना व्यवस्था करके प्रधानमंत्री का पद वो नियुक्त करेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी वैसा प्रावधान है, ठीक है। अगर वैसा सिचुएशन में अगर प्रधानमंत्री किसी को बना दिया जाता तो वो 1 महीना में उसको पूरा सदन में जो है अपना विश्वास सब जगह जाहिर करना होगा 1 महीना में। अगर वैसा वो नहीं कर पाता तो प्रधानमंत्री का पद से वो त्याग देना पड़ जाएगा उसको, जिसको कि राष्ट्रपति जिसको बनाया है प्रधानमंत्री उसको, उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में है कि आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अल्पकालीन के लिए किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वो 6 महीना के भीतर जो है अपना राज्यसभा, लोकसभा कहीं पे भी वो अपना बहुमत प्राप्त कर लेगा 6 महीना के भीतर। यदि 6 महीना में वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपने आप स्वयं ही उसका पद खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री का पद स्वयं ही खत्म हो जाएगा यदि 6 महीना में वो नहीं कर पाता है तो। आपात के समय का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका शपथ कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है, क्या होता है, नहीं होता, तो क्या होगा। अब इसका देखते हैं शपथ, इसका पदावधि और इसका वेतन। शपथ, पदावधि और वेतन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हुए हैं कि शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति शपथ किस प्रकार दिलाता है? तो इसको एक गोपनीयता शपथ लेना पड़ता है, और इसके अलावा एक रेंडमली मतलब कि सबके सामने भी शपथ लेना पड़ता है, और एक गोपनीयता भी शपथ लेना पड़ता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो शपथ समझ गया, शपथ राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को। एक गोपनीयता वाला शपथ रहता है और एक सबके सामने जो शपथ लेता है एक वो रहता है। 2 तरह का शपथ होता है। तो शपथ के बारे में समझ गए। पदावधि होता है,
कितने समय तक वो काम करता है। पदावधि प्रधानमंत्री का पदावधि नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का पदावधि नहीं होता। लोकसभा में जितना दिन इसका बहुमत रहेगा प्रधानमंत्री का, उतना दिन ही प्रधानमंत्री रह सकता है, उसके बाद नहीं। हालांकि बोला जाता है कि 5 साल तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। लोकसभा अगर 5 साल से पहले भंग हो जाता है तो प्रधानमंत्री का पद ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। और जैसा कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति इसका कभी भी पद हटा सकता है। हालांकि ये मतलब कभी भी अपना मन से राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त होगा, वो नेता को बहुमत प्राप्त होगा, तभी तक वो रह सकता है। तो इसका पदावधि 5 साल आप मान सकते हैं, लेकिन असल में 5 साल नहीं होता। जैसा कि हम आपको बताएं, लोकसभा भंग हो जाएगा, लोकसभा में कुछ हो जाएगा तो उस हिसाब से ये अपना अविश्वास प्रस्ताव लागू करके प्रधानमंत्री को हटाया भी जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। वेतन की अगर बात कर लें तो वेतन कितना मिलता है, इसके बारे में पूरा संविधान में अच्छा से जिक्र नहीं है कि वेतन, प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका बारे में जिक्र नहीं है। और इसके अलावा जो घर खर्चा होता है, गाड़ी का खर्चा, उसके बाद कॉलिंग का खर्चा, उसके बाद यात्रा का सुविधा, ये सब प्रधानमंत्री को मुफ्त में दिया जाता है भत्ता के तौर पे, ठीक है। तो ये सब हो गया शपथ, पदावधि, वेतन, ये तीनों बात समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि मेन फोकस रहने वाला है हम लोग उसके बारे में। क्या चीज, शक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री का शक्ति क्या क्या है, इतना समझ में आ गया होगा। इसका वेतन समय समय पर इसका वेतन चेंज होते रहता है, संसद द्वारा जो है इसका वेतन में बदलाव होते रहता है बीच बीच में, ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री का शक्ति, जो कि मेन फोकस यही रहने वाला है। प्रधानमंत्री पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पीएम लिख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य, प्रधानमंत्री का शक्ति क्या क्या और क्या कार्य क्या क्या है। तो इसको हम लोग अलग अलग शेड्यूल में पढ़ेंगे, मतलब कि अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के फलस्वरूप, राष्ट्रपति के बेस पे इसका क्या काम होता है, उसका देखेंगे लोकसभा के तौर पर इसका क्या काम होता है, उसका अन्य शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर में पॉइंट क्या, सबसे पहला नंबर आता है मंत्रिपरिषद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य क्या क्या होगा, हम पॉइंट वाइज आपको बताते जाते हैं, उस तरह ज्यादा अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा। पॉइंट वाइज डील करेंगे, और आप जो ऑनर्स का एग्जाम देंगे वहाँ पॉइंट वाइज ही आप डील कीजिएगा, बहुत लंबा आंसर जाएगा और वो सूटेबल भी होगा, नंबर उस तरह ज्यादा मिलने का चांस रहता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में ए नंबर में हम बात करते हैं। तो ए नंबर में मंत्री का अलग अलग जो पद होता है वो प्रधानमंत्री तय करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास वो मंत्री लोग का भेजता है कि मतलब कि प्रधानमंत्री सब मंत्रियों का पद भेजता है राष्ट्रपति के लिए कि कौन किसको क्या पद दे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल का नाम प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को भेजता है। वह मंत्री नियुक्त करने के लिए अपने दल का जो आदमी सबका नाम है वो राष्ट्रपति के पास भेजता है कि कौन क्या होगा नहीं होगा। इसका बी नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का मंत्रालय नियुक्त करता है। क्या बोले, प्रधानमंत्री ही सभी मंत्रियों का मंत्रालय नियुक्त करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसको रेल मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको सड़क परिवहन मंत्री बनाना है, किसको विदेश मंत्री बनाना है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री तय करता है और राष्ट्रपति के पास बोलता है कि हमको ये आदमी को ये चीज बनाना है, आप इसको रजामंदी कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री का ही वो परम दायित्व होता है मंत्रिपरिषद के रूप में। ये देखिए हम लोग मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री क्या क्या करता है पहले वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब सी नंबर में क्या आता है, तो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से जो है ना त्याग पत्र भी ले सकता है। अपने मंत्रियों से
त्यागपत्र ले सकता है, त्यागपत्र ले सकता है और वो राष्ट्रपति को बोल सकता है कि उसको बर्खास्त कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो है अपना मंत्री का पद को त्याग भी, मतलब कि वो जो रेल मंत्री मान लीजिए है, रेल मंत्री को बोल सकता है कि तुम अपना पद से त्याग दो, इस्तीफा दो, या फिर वो सीधे प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि ये आदमी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसको उड़ाओ यहाँ से, मतलब कि हटा दो वहां से। तो प्रधानमंत्री के पास ये पावर होता है। अगर ये बात अगर नहीं मानेगा, अगर कोई भी मंत्री त्याग पत्र देने से इनकार कर देता है, तो प्रधानमंत्री के पास एक ऑप्शन होता है कि वो खुद त्याग पत्र दे दे। अगर प्रधानमंत्री खुद त्याग पत्र दे देगा तो लोकसभा भंग हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन में लोकसभा भंग हो जाएगा, फिर से बनाना होगा सबको। तो जब नेक्स्ट टाइम जब बनाएगा तो ये जो नया मंत्री है जिसको बोला था त्यागपत्र देने के लिए, अगर वो त्यागपत्र नहीं देता तो अगर दोबारा फिर से होगा तो उसको मंत्री का पद नहीं देगा। प्रधानमंत्री के पास ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, इसका डी नंबर देखते हैं। और मंत्रिपरिषद के रूप में और ये क्या नंबर है कि वह पद त्याग करके लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है या मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो ये मंत्रिपरिषद में ये 4 बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये है कि वह अपने मंत्रियों का नाम रेकमेंड करते हैं, राष्ट्रपति को रेकमेंड करता है। हम इधर आ जाते हैं, मंत्री का नाम जो है रेकमेंड करता है राष्ट्रपति को, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का मंत्रालय नियुक्त करते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति का परमिशन इसको लेते हैं, मतलब कि वहां भेजते हैं। तीसरा नंबर है कि वो किसी भी मंत्री को पद को त्यागने के लिए बोल सकते हैं कि तुम त्याग दो, तो वो बोल सकते हैं। अगर वैसा नहीं किया जाए, राष्ट्रपति से उस मंत्री को बर्खास्त करने का वो बोल सकते हैं, राष्ट्रपति को ये काम करने के लिए सौंप सकते हैं। उसके बाद आता है कि वो अपना खुद का पद त्याग करके मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद के रूप में ये सब काम वो कर सकते हैं। इतना शक्ति उसको मिला हुआ, प्रधानमंत्री को इतना शक्ति मिला हुआ। ये उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप शुरू से बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के बाद हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को क्या क्या और शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना है कहीं भी तो आप ले सकते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में आप देखेंगे और आपको ये पूरा का पूरा जितना भी हम आपको बता रहे हैं, पूरा का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। हम लोग के हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा नोट्स। चैनल के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया रहेगा, आप वहां से क्लिक करके पूरा का पूरा नोट्स जो है देख सकते हैं। 8-9 पेज का होगा लगभग, पूरा का पूरा देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको जानने से पहले आप यहाँ पे समझ लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में इसके पास क्या क्या ताकत होता है, क्या क्या शक्ति होता है राष्ट्रपति के संबंध में। तो पहला शक्ति तो ये है, पहला कार्य राष्ट्रपति के संबंध में पहला कार्य ये करता है कि विभिन्न मंत्रालय में अगर कुछ काम गलत ढंग से किया जा रहा है, असंवैधानिक ढंग से किया जा रहा है, तो जो प्रधानमंत्री है इसका सूचना वो देता है राष्ट्रपति को कि फलना जगह पे अच्छा से काम नहीं किया जा रहा है, ये मंत्रालय अच्छा से काम नहीं कर रहा, आप इसमें देखरेख कीजिए। तो पहला क्या काम हो गया, मंत्रालय का काम अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है, मंत्रालय का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है या असंवैधानिक नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति को ये बोल सकता है और राष्ट्रपति इस पे कड़ा एक्शन लेगा। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि ये तो पहला नंबर में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री स्वयं भेजा था, प्रधानमंत्री स्वयं ये चीज को भेजा था कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा। दूसरा नंबर पॉइंट है, यही चीज अगर राष्ट्रपति बोलेगा कि तुम अपना जो है अपना मंत्रालय सब काम को ब्यौरा दो कि कहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो तभी भी प्रधानमंत्री को वो चीज देना होगा। मतलब कि राष्ट्रपति के आदेश पर ये वाला काम प्रधानमंत्री को करना होगा। राष्ट्रपति अगर मांगेगा सभी मंत्रालय का रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री को वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, बी नंबर हो गया। सी नंबर और क्या हो गया, आपातकाल के समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिल के जो है आपातकाल के समय कहीं पे डिसीजन लेता है।
आपातकाल के समय प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री की अहम भूमिका, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आपको नोट्स में बहुत लंबा में मिल जाएगा। आपातकाल के समय प्रधानमंत्री का बहुत अहम भूमिका होता है। राष्ट्रपति शासन कहीं लगा दिया या वित्त संकट आ गया तो उस सिचुएशन में, ठीक है। डी नंबर पॉइंट देखते हैं। यदि मान लीजिए कि मंत्रालय में आपस में मतभेद हो गया, मंत्रालय में मतलब कि संसद में अगर मतभेद हो गया, अगर सभी मंत्री लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये काम सही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं ये वाला गलत काम है, नहीं हो पाएगा, तो उस सिचुएशन में जो है प्रधानमंत्री रेफर कर सकता है राष्ट्रपति को कि महोदय आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, आप डिसीजन इसमें दीजिए। तो क्या बोले कि यदि मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद की स्थिति होगा, मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति के पास जा सकता है, राष्ट्रपति के पास जा सकता है। तो डी नंबर पॉइंट ये हो गया कि यदि मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच कहीं मतभेद हो गया कोई भी मामला में, कोई विधेयक में या फिर कोई कानून बनाने में, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री जा सकता है सीधे वो। और राष्ट्रपति क्या करेगा तब, एक आर्टिकल 143 के अनुसार ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से ये सलाह मांगेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये भेज सकता है, ठीक है, सकता है। और ये कर सकता है प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये प्रेसिडेंट है, जहाँ प्री लिख रहे हैं प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को ये भारत का महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा का ये आयुक्त और सदस्य, चुनाव आयुक्त और इसका सदस्य, ये सब का नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास मतलब कि प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि ये सब का नियुक्ति आप कीजिए, मतलब कि सलाह दे सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। क्या क्या दे सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को? भारत का महान्यायवादी, भारत का महालेखा परीक्षक, भारत का महाधीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग का आयुक्त और उसका अध्यक्ष और उसका जो सदस्य है वो, और फिर ये चुनाव आयुक्त का सदस्य और उसका उपाध्यक्ष, ठीक है। इस सब के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति से बोल सकता है इसका अपॉइंट करने के लिए। तो इतना सारा काम करता है राष्ट्रपति के संबंध में, प्रधानमंत्री इतना सारा काम करता है, मतलब कि ये सब अधिकार उसको प्राप्त है। तो सबसे पहला अधिकार क्या है कि अगर मंत्रालय में काम अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है, अगर मंत्रालय में कोई चीज असंवैधानिक हो रही है, नहीं हो पा रहा है, प्रधानमंत्री वो सीधे राष्ट्रपति को बोल सकता है कि महोदय यहाँ पे जो है, यहाँ पे गड़बड़ काम चल रहा है, यहाँ नहीं अच्छा से काम चल रहा है, सीधे राष्ट्रपति को बोल सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि यही काम राष्ट्रपति खुद अपने पे ले सकता है, खुद राष्ट्रपति रिपोर्ट मांग सकता है प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री को वो रिपोर्ट देना पड़ता है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि यदि मतलब विवाद आ जाता है, मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में कोई भी मामला विवाद आ जाता है, तो प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति के पास जा सकता है कि ये मामला में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इस मामला का देखरेख आप कीजिए, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल सकता है। उसके बाद देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महालेखा परीक्षक, भारत का महाधीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसका सदस्य, फिर लोक सेवा का अध्यक्ष, संयुक्त सेवा का अध्यक्ष और उसका सदस्य, ये सब की नियुक्ति का सिफारिश जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कर सकता है। तो इतना चीज हम लोग देखे राष्ट्रपति के संबंध में। तो अभी तक हम लोग, इससे पहले हम लोग दूसरा देखे थे, अभी राष्ट्रपति के संबंध में। तो 2 पॉइंट हम लोग देख लिए, 2 पॉइंट का बीच में ये दूसरा नंबर पॉइंट था, ये दूसरा नंबर पॉइंट था। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा समझ में आ गया, राष्ट्रपति के संबंध में और मंत्री परिषद के संबंध में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि संसद के संबंध में और इसके पास क्या आती है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संसद के संबंध में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं कि संसद के संबंध में इसके पास क्या काम है।
उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। जहां भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम अभी तक हुआ नहीं होगा। हम लोग राष्ट्रपति के संबंध में देख लिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में देख लिए। अब देखेंगे संसद के संबंध में प्रधानमंत्री क्या क्या करता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 आता है संसद के संबंध में। ठीक है, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री और क्या क्या करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा मतलब होता है निम्न सदन। ठीक है, लोकसभा मतलब निम्न सदन और उच्च सदन मतलब राज्यसभा। तो लोकसभा का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। तो इसके संबंध में बहुत सारा जो छूट मिला है, शक्ति मिला है, प्रधानमंत्री को मिला है। पहला शक्ति ये है, ई नंबर का अगर बात करें तो सबसे पहला ये है कि प्रधानमंत्री सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और उसको खत्म कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति को ये सब के बारे में राष्ट्रपति को बोल सकता है कि आप सत्र बुलाइए, आप इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का संसद का सत्रावसान आहूत करने मतलब स्टार्ट और खत्म आहूत करने के लिए प्रधानमंत्री फ्री है। प्रधानमंत्री बोल सकता है राष्ट्रपति को ऐसा ऐसा करने के लिए। बी नंबर हम लोग देखते हैं, बी नंबर जो है वह किसी भी समय लोकसभा को भंग करने की बात कर सकता है। वह लोकसभा को विघटित करने का सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। और तीसरा नंबर पॉइंट आता है कि मतलब कि सभी नीतियों का देखरेख करता है। प्रधानमंत्री संसद के सभी नीतियों का देखरेख करता है। तो संसद के संबंध में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसका बात आ गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है संसद को बुलाना, संसद को खत्म करना, ये सब के संबंध में सत्रावसान और आहूत करने के लिए राष्ट्रपति को बोल सकता है प्रधानमंत्री। दूसरा नंबर पॉइंट है कि प्रधानमंत्री लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि सभी नीतियों का पालन अनुपालन सभी प्रधानमंत्री के देखरेख में ही पटल में होता है। तो ये तीनों हो गया संसद के संबंध में। तो अभी तक हम लोग मंत्रिपरिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में और अभी ये संसद के संबंध में, तीनों के संबंध में हम लोग देख चुके हैं प्रधानमंत्री की भूमिका क्या क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अन्य शक्तियां और क्या क्या इनको, प्रधानमंत्री को अन्य शक्तियां और क्या क्या प्राप्त है। अब देखते हैं अन्य शक्तियां और क्या क्या अन्य शक्तियां प्राप्त है। यह योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गया है। जल निकास आयोग, जल संसाधन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब का जो है प्रधानमंत्री हेड होता है। मतलब कि उसी के आदेश से ये सब काम ज्यादा होता है, कभी काम कम होता है। प्रधानमंत्री ये सब का हेड होता है। और एक दो है आपको नोट्स में मिल जाएगा, बस ये देख लीजिए कि ये सब का प्रधानमंत्री जो है हेड होता है, उसी के अनुसार सब कुछ काम होता है ये सब जगहों पे। और बी नंबर पॉइंट है कि वह विदेश नीति को जनता के समक्ष रखता है। मतलब कि बाहर जाके विदेश नीति का पूरा कमांड जो है प्रधानमंत्री संभालता है। तो विदेश नीति को संभालता है।
विदेश नीति भी प्रधानमंत्री सब। तीसरा नंबर पॉइंट है कि वह जो है सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता होता है मतलब बोलने वाला, सरकारी धिक इसी के आदेश पे चलती है। जो सत्ताधारी दल का नेता होता है वह जो है सत्ताधारी दल का नेता होता है। और पांचवा नंबर पॉइंट है वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। पांचवा नंबर पॉइंट है वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। हालांकि तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे, राष्ट्रपति मोहर है और उसको जो उठाने का काम करता है वो प्रधानमंत्री है। तो ये सब अन्य शक्तियां में ये 5 शक्तियां आता है। योजना आयोग, जल संसाधन आयोग, राष्ट्र विकास परिषद, राष्ट्र विकास निगम, ये सब का जो है प्रधानमंत्री मुखिया होता है, उसी के आदेश पे सब कुछ होता है। उसका देखते हैं कि विदेश नीति जो भी लेना है, पहले तो विदेश मंत्री इसको सलाह देता है, उसके बाद विदेश नीति जो सच में लेना है, जिसको लागू करना है, वो प्रधानमंत्री का काम है लागू करने के लिए दूसरा देश जाना या फिर दूसरा को अपने देश बुला के वो चीज काम करना, ये प्रधानमंत्री का काम होता है। उसके बाद है कि सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। सरकार में जो भी चीज होता है प्रधानमंत्री से होकर गुजरता है। पहले प्रधानमंत्री इसमें रजामंदी देंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। उसके बाद वह सत्ताधारी लोकसभा, जैसे कि बताया, लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, मतलब कि सेना में जो भी काम होता है वो प्रधानमंत्री के आदेश के बाद ही होता है। तो ये सब देख लिए कि अन्य शक्तियों में क्या क्या था, हम लोग देख लिए। तो अभी तक हम लोग 4 पढ़ लिए हैं, संसद, राष्ट्रपति, अन्य शक्तियां और परिषद, मंत्री परिषद के संबंध में। तो ये सब शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त है। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा शक्तियां समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भूमिका के बारे में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के संबंध में भिन्न भिन्न जो इतिहासकार रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे मतलब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या उन लोगों ने बोला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग जब वो सब लिखिएगा तो आंसर बहुत दमदार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उसका भूमिका का वर्णन के बारे में। बस उसका वीडियो खत्म हो जाएगा, वीडियो बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल से एकदम कवर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2021 के एग्जाम में, पार्ट टू के एग्जाम में यह क्वेश्चन प्रधानमंत्री के बारे में आएगा ही आएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका भूमिका को हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री का भूमिका के बारे में। प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में बात करते हैं। यहाँ थोड़ा बीच में लिखने का आदत डालते हैं, आदत हो गया साइड में लिखने का, साइड में लिख देते हैं। भूमिका के बारे में बात करते हैं, भूमिका का वर्णन, ठीक है। बहुत सारे राजनीतिक इतिहासकार जो है ना, भारत के प्रधानमंत्री को तुलना किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ, जो कि सही नहीं है। अंबेडकर साहब भी करते हैं वो चीज की तुलना, जो कि अभी हम बताएंगे कि किसने क्या क्या कहा है। इस शक्ति को मिटा देते हैं, अब शक्ति नहीं पढ़ रहा है। अब हम लोग किसने क्या क्या कहा है अब वो देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि किसने क्या क्या कहा है। सबसे पहला भूमिका, सबसे पहला आता है सर विलियम हार्टकोट, ठीक है। सबसे पहला आता है सर विलियम हार्टकोट। सर विलियम हार्टकोट, इसने क्या कहा है? सर विलियम हार्टकोट ने भारत के प्रधानमंत्री को तारों के बीच में चंद्रमा कहा है। इन्होंने क्या कहा है? तारों के बीच में चांद कहा है। तारा का मतलब हो गया मंत्री, भिन्न भिन्न मंत्री। चांद मतलब हो गया प्रधानमंत्री। भिन्न भिन्न मंत्रियों के बीच एक प्रधानमंत्री है जो कि चांद के स्वरूप है। दूसरा नंबर, जेनिंग्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जेनिंग्स क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये जेनिंग्स का कथन है। तीसरा नंबर देखते हैं और किसने क्या कहा है। तो ये कहना है, और एक है HRG ग्रीव्स। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देश का प्रमुख सरकार है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। इसका क्या कहना है?
देश का प्रमुख सरकार है और वह मतलब कौन? प्रधानमंत्री। और वह सरकार का प्रमुख है एचआरजी ग्रीवेस बोलते हैं कि देश जो है सरकार देश का प्रमुख है और वह मतलब कि प्रधानमंत्री वह सरकार का प्रमुख है। ठीक। उसके बाद मुनरो ने प्रधानमंत्री को नौका का संचालक बताया है। मुनरो ने प्रधानमंत्री को नौका बताया, इसने नौका बताया। और इसके बाद जो आते हैं वो जो है नौका में मल्लाह का बताते हैं, मतलब कि नौका का मल्लाह मतलब जो कि वो जो चलाता है ना चप्पू, उसको बोलते हैं। रेमजे म्योरे ने कहा है, रेमजे म्योरे ने कहा है राज्य के नौका का कप्तान या मल्लाह, राज्य के नौका का कप्तान या मल्लाह। ठीक है, ये रेमजे म्योरे का कथन है। अब बाद में अंबेडकर साहब बोलते हैं, बाद में अंबेडकर साहब बोलते हैं। अंबेडकर साहब क्या बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का तुलना यदि भारत में कोई मंत्री से अगर करना है तो वो केवल प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति है। भीमराव अंबेडकर का ये कहना है कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति का तुलना भारत के किसी मंत्री से करना है तो वह होगा प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति होगा। ये अंबेडकर साहब का कहना है। तो बस इतना ही ये है। सबसे पहले आता है विलियम हार्टकोटा। इसने कहा तारों के बीच चांद, प्रधानमंत्री जो है वो तारों के बीच चांद के समान है। जेनिंग्स कहते हैं प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह मतलब कि मंत्री परिषद, संसद सबको चक्कर लगाते हैं। एचआर ग्रीवेस का कहना है कि देश जो है, देश का प्रमुख सरकार होता है, सरकार का प्रमुख वह होता है, वह मतलब प्रधानमंत्री है। मुनरो का कहना है प्रधानमंत्री नौका का समान है। उसका रेमजे म्योरे कहते हैं राज्य के नौका का कप्तान या राज्य के नौका का वो मल्लाह है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का कहना है कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति का तुलना भारत के किसी मंत्री से करना है तो वह प्रधानमंत्री होगा, ना कि राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में वर्णन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री का क्या क्या शपथ, मतलब कि प्रधानमंत्री कैसे आया, प्रधानमंत्री का शपथ, प्रधानमंत्री का वेतन, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या था, मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या था, संसद के संबंध में क्या था, राष्ट्रपति के संबंध में क्या था और अन्य शक्तियां क्या था, हम लोग वो सब पढ़ चुके हैं। उसका लास्ट में हम लोग देखे भूमिका का वर्णन किए, भूमिका में क्या में ये सब था। तो उम्मीद करते हैं ये सारा वीडियो जो है जितना देर अभी तक चला था आप शुरू से लास्ट तक बने रहे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया। अगर आप वीडियो को पहली बार यहाँ पे मेरा चेहरा अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो एकदम मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो जो भी आता है आपको पता चल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का भी हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद फिर से भी राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राज्यसभा के डिटेल से चर्चा करने वाले नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा के बारे में। इसलिए मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बस इतना ही। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।